जय हिंद। ये बच्ची है जयश्री और आपको पता ही कि इसको 14 करोड़ रुपए का इंजेक्शन लगना है। अभी तक हम समझ लो कि 2.5 करोड़ तक भी नहीं पहुंच पाए हैं, बहुत पीछे हैं, बहुत जीनियन केस है। ये एक आर्मी के सोल्जर की बच्ची है। दोस्तों, इसको अपनी बच्ची, नाती पोती कुछ भी समझ के आगे बढ़ो। और इसके अंदर जो ये क्यूआर कोड दिया हुआ है, इस क्यूआर कोड के अंदर आप है जो स्कैन कीजिए। और या फिर ये जो आपके सामने बैंक का जो ये अकाउंट नंबर दिया हुआ है, बैंक का कोड नंबर दिया हुआ है, बैंक का नाम दिया हुआ है, बेबी का अकाउंट दिया हुआ है, ये सब आपके पास में। प्लीज़ प्लीज़ इस बच्ची का ज़िंदगी के साथ एक बार आप इसको ज़िंदगी के साथ सुहागन बना दोगे तो ये अपनी आने वाली ज़िंदगी जी लेगी। नहीं तो ऐसी ही एक बच्ची पंजाब में पिछली दीपावली के ऊपर चली गई, उसको नहीं बचा पाए। क्यों? कि 14 करोड़ नहीं जुट पाए। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। साथियों, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मैं आपका साथी वेटरन ओम प्रकाश जाजड़ा। आज का वीडियो और इसका मंथन का सब्जेक्ट दो ही है। एक तो सेना ने 5 बंदों को क्यों बुलाया, दूसरा जो सेना की वेबसाइटें हैं, डीएसडब्ल्यू की वेबसाइटें हैं, एमओडी की वेबसाइटें पे सारे के सारे अधिकारी आके अभी बयान क्यों दे रहे हैं। तीसरा, जो अधिकारी यूट्यूबर्स है तो वो भी अब 10 इयर्स की तीनों ओआरओपी के ऊपर वीडियो बनाना शुरू कर दिया है। तो ये पहले नहीं था। ये जब से काला दिवस मना और काला दिवस मनने के बाद में सरकार बैड फुट पे आई तो सरकार अभी दूसरी गली से आपको फायर कर रही है। इसलिए मैं आज इसमें मंथन में इसी की चर्चा करूंगा। साथ में आप सभी से हाथ जोड़ के विनती करूंगा कि वीडियो पूरा देखें। दोस्तों, लंबे की बात नहीं होती है, एक बात कहनी होती है, उसको किस तरह से किस लहजे में आपके दिल तक पहुंचानी होती है, न कि आपने इस कान से सुनी इधर से निकाल दी। दैट्स ऑल। मेरा वो पर्पज नहीं है। चाहे मेरी 5 सुने, 10 सुने, 50 सुने, 100 सुने, 1000 सुने, लेकिन मेरी बात का एक मीनिंग होता है। बगैर मीनिंग में कोई बात करता नहीं। दूसरा, अगर 5 बंदे आपने बुलाए हैं जिनको बहुत फायदा हुआ है, तो अगर आप में जरा सा भी रति भर भी अगर नाम नमक निशान के जो हमें उपदेश देते थे तो 5 वो भी बुला लेते कि जिनको कुछ नहीं मिला है, या 5 वो भी बुला लेते कि जो सिपाही, नायक, हवलदार, नायक सुबेदार, सुबेदार, सुबेदार मेजर, ऑनररी को जाने दो बाढ़ में, ले लो अपने साथ में। दोगे तो भी ठीक है, नहीं दोगे भी ठीक है, निकालना क्या करना उसका नसीब उसके साथ में। लेकिन जिनको वाकई हुई है, 34 साल की नौकरी 30 साल के ऊपर लाके छोड़ दिया, कहां से मिलेगा उसको? मिलेगा कहां से? तो दोस्तों, सबसे पहले मैं शुरुआत करता हूं कि इस सरकार ने ओआरओपी देने से पहले ही हमें दगा दे दिया था कि हमारे को नेशनल हाई एवरेज से अपनी ओआरओपी होनी थी। 2013 के अंदर जो पहली मीटिंग में सारा का सारा जो कोशरी कमेटी ये वो सब लेके, और जो पहली में ये जो प्रस्ताव पारित हुआ था जिसके अंदर जो नेशनल हाई एवरेज था उसके हिसाब से हमें मिलना था, इन्होंने उस चीज को डाउनग्रेड किया। 15 में पॉलिसी चेंज की, कोशरी कमेटी की भोंगली बना के डाल दी कहीं एक जगह पे, और कोई कमेटी की थी वो भी डाल दी, और इन्होंने अपनी मन मर्जी से आपको दे दिया नेशनल का हाई और लो का, मतलब मैक्सिमम और मिनिमम का बीच का एवरेज। इसका मतलब क्या है कि जैसे कि एक रैंक की हाई 60,000 की पेमेंट है, हाई 60 की है, और उसका जो लोअर है वो 40,000 का है। एवरेज कितनी आई? 50,000। 50,000 आ गई तो 40 वाला तो 50 पे चला गया, और जो 60 वाला था उसको 60 पे रोक दिया, कम नहीं किया, रोक दिया। अब उसको जब तक ये 50 वाला 60 तक नहीं पहुंचेगा, आगे 60 से 1 रुपया आगे नहीं होगा, तब तक वो होल्डअप में रहेगा, चाहे ओआरओपी 4 आए, 5 आए, 6 आए।
कौन सी ओवर हुई भाई, आप मुझे बता देना। और ये डॉक्यूमेंट्स जितने भी यूट्यूबर है सबके पास में है, और आप जो चाहें उन सबको ये डॉक्यूमेंट मिल सकते हैं। अगर आप लोग चाहें तो हम आपको अवेलेबल कराएंगे कि 13 के अंदर क्या हुआ था। और फिर ओआरओपी भी 13 से देनी थी, 14 जुलाई से क्यों दी कि एक इंक्रीमेंट उन्होंने आपका मानना था, नहीं तो एक इंक्रीमेंट ज़्यादा लेके आप सभी का बेसिक बनता था। मेन चीज आपका था कि आपकी स्ट्रेंथ ज़्यादा है, आपकी स्ट्रेंथ से पैसा काट के इन्होंने धीरे धीरे अपना जो एनएफयू लेना था वो ले लिया, बस। इसके आगे मेरे पास कोई कहने के लिए नहीं है। तो ये आपकी पहली विसंगति हुई। फिर अगर 8 रैंक को मिला के अगर एक पेमेंट कर देते हैं, अगर टाइम स्केल कर्नल से लेके और वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ तक अगर ये एक पेंशन कर लेते हैं अपनी ये और भी 3 के अंदर, तो हमारी एक रैंक की 5 पेंशन क्यों की आपने? आपने तो 8 रैंक की 7 रैंक की एक पेमेंट कर दी, पेंशन कर दी, तो हमारी एक रैंक की 5 पेंशन क्यों की? चलो कर दिया आपने, अच्छी बात है। तो अगर आपने हमारा फायदा ही करना था तो उन जो 5 पेंशन आपने की, एक रैंक की, एक वालदार को आपने 5 जगह बांट दिया, तो जिस वालदार को सबसे ज्यादा पेमेंट था वो आप सबको दे देते, तो एक रैंक एक पेंशन हम इसको भी मान लेते। लेकिन आपने ये भी नहीं किया। ये हमारा दूसरी विसंगति होगी। तीसरी होगी डिसेबिलिटी। अब वो डिसेबिलिटी चाहे जवान की हो, जेसीओ की हो, अफसर की हो, किसी की भी हो, इसके अंदर फर्क क्यों भाई? भगवान ने शरीर आपका हमारा एक दिया है, और जिस जगह पे हम घायल हुए हैं, जो कुछ भी हमारे साथ में हुआ है, चाहे युद्ध में हुआ है, चाहे सीजॉब्स में हुआ है, चाहे एल्टीट्यूड में हुई है, जहां भी हुई है, तो ये सारी की सारी हमारी समान होनी चाहिए हमारे शरीर के साथ में। आप अपनी स्टेटस की पेंशन कितनी भी लो, जो आप अपनी रैंक की पेंशन कितनी भी लो, लेकिन डिसेबिलिटी अगर मान लो मेरा हाथ कट गया, साहब का कट गया, तो यार दोनों को बराबर मिलनी चाहिए ना। मेरी आंख चलेगी, उनकी चलेगी, तो बराबर मिलनी चाहिए ना। मेरी टांग चलेगी, उनकी चलेगी, तो बराबर मिलनी चाहिए ना। तो इसके अंदर क्यों आप भेदभाव कर रहे हो भाई? क्या सरकार को ये दिखाई नहीं देता है? तो ये है मेरी तीसरी मतलब ये इसके अंदर जो है। अब शहीद की पेंशन, शहीद की पेंशन, जिस रैंक में बंदा शहीद हुआ है उसकी हाईएस्ट जो पेंशन होती है उसके ऊपर उसकी पेंशन लागू होती है, ठीक है ना। जबकि अभी उसके ईयर्स के हिसाब से करनी शुरू कर दी इस ओआरओपी के अंदर। दूसरा, जो सीआई ऑफ एल्टीट्यूड, वहां पर जो भी बंदा एक्सपायर हो जाता था, तो उसकी भी जो हाईएस्ट रैंक की 60%, यानी कि हाईएस्ट रैंक की 60% अगर मान लो उसकी 1 लाख थी तो 60,000, ठीक है ना। तो उस 60,000 का मतलब 50% उसको पेंशन बननी चाहिए थी, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। ये थी मेरी चौथी। अब क्या था इनमें भेदभाव हुआ? अब क्या था? टेक्निकल पे, जो जिसको बोलते हैं हम एस ग्रुप पे बोलते हैं। क्या जरूरत है साहब? ये टेक्निकल पे हमारी आज़ादी के बाद में तब से लेके अभी तक जितने पे कमीशन हुए, और एयरफोर्स तो हमारे बाद में अभी खड़ी हुई है, ये जो टेक्निकल पे ग्रुप थी वो तो हमारी पहले से ही है। तो जब ये आपने इनको अलग अलग करने का क्या मीनिंग रहा? उस जो बंदा उस डिप्लोमे में से काम कर रहा है वो बाकी भी जगह भी कर रहा है। अब आपने जो डिप्लोमे में एयरफोर्स बोल दी कि मेरा तो 2003 वाला डिप्लोमा जिसने साइन किया वो चलेगा, आप बोल रहे हो कि 2016 के बाद में चलेगा, नेवी बोल रही है वो चलेगा। अरे पहले तो आपके संस्थान ने वही मतलब एकजुट नहीं है, और जरूरत क्या थी आपको? इन दोनों को आपने एस ग्रुप ए को क्यों तोड़ा? क्यों आपने 3600 और 6200 किया? आपके अंदर अच्छी भावना होती तो दोनों का एवरेज निकाल के आप एक पेमेंट दे देते। आप ना आप 6200 रखते, ना 3600 रखते, उसका बीच का निकाल लेते रास्ता, ना बेचारों उनको तकलीफ होती ना इनको होती। लेकिन आपको तो हमें बांट के, आपको मैं आगे सुनाऊंगा, हमें बांट के आपको मजा आता है। तो ये एनोमली हमारी सबसे बड़ी है, जो हमारे जवानों के बीच में कंट्रोवर्सी आपने का बीज बो दिया। अब जो हमारा पीएमआर, हमारा तो पीएमआर होता ही नहीं भाई। हमारा पीएमआर कैसे हो गया? एक आर्मी का बंदा जब भर्ती होता है तो 17+2 का फॉर्म भरता है, ठीक है ना। 98 के टर्म्स ऑफ एंगेज के अंदर आपने
जो एक्स ग्रुप वाले पेमेंट वाले को आपने 19 साल दे दिया, बाकी वाई ग्रुप वाले को आपने 22 साल दे दिया, चलो मान लिया। लेकिन अभी 22 साल के कितने सिपाही पेंशन ले रहे हैं ये आप रिकॉर्ड से पता करो, आर्मी के हर रिकॉर्ड से पता करो कि 22 साल का सिपाही कितने सिपाही है उसके अभी पेंशन के अंदर। क्या बात कर रहे हो? एक तरफ तो उसको 15 साल होते ही बाहर कर देते हो विदाउट प्रमोशन, और ज़्यादा से ज़्यादा 2 एक्सटेंशन 17 साल कर लिया, और टर्म्स एंगेजमेंट कुछ और दे रहे हो। तो ये आपने सबसे ज़्यादा पीएमआर जो हमारा होता नहीं है। हाँ, जो अधिकारी थे उनका इनरोलमेंट के अंदर ही 54 से 58 तक होता है। अब छोड़िए 54 और 18, 63 साल तक, 63 ईयर्स तक अगर मान लो नौकरी कर रहा है लेफ्टिनेंट जनरल वगैरह ये, तो 63 साल वाले को 1 रैंक 1 पेंशन दे रहे हो, तो क्यों झूठ बोल रहे हो कि आपने हमें कुछ दिया है, जब आप 63 साल वाले को ओआरओपी दे रहे हैं? शर्म नहीं आती बस झूठ बोलते हुए और सरकार को अंधेरे में रखते हुए? और अगर सरकार शामिल है तो सरकार को भी शर्म आनी चाहिए। कल के वीडियो में मैंने पूरा डाटा डाला है कि कौन सी सर्विस की लास्ट इनिशियल से लेके लास्ट तक कितनी होती है। वो कल का वीडियो देखिए आप मेरा, जिसका हेडिंग है कि आज़ाद भारत के गुलाम कौन, तो आपको पता चलेगा उसके अंदर कि वो चीज़ क्या है। चलो, आपने उठा के पीएमआर, अरे भाई हमने जो शर्त की थी उसमें हमने क्वालिफाई हो गए। अब क्वालिफाई होने के बाद में आगे हमारी रैंक, अगर हम नायक बन गए तो हमने 22 साल करनी है, ठीक है ना। हवलदार बन गए तो 24 साल करने हैं, नाश्तार बन के 26 करने हैं, सूबेदार बन के 28 करने हैं, और सूबेदार मेजर बन गए तो हमने वो 32 साल करने हैं। अब अगर आप इसमें से अगर किसी ने अपनी रैंक की सर्विस नहीं की है तो कोई पहाड़ नहीं टूटा है, उसने टर्म्स एंगेजमेंट पूरा कर लिया है, उसको आप बाहर नहीं कर सकते। इसलिए मैं सभी जितने भी पीएमआर इस कैटेगरी में जो आ रहे हैं सबको बोल रहा हूं कि आपका हक बनता है, आप दिल्ली हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में अपना पेटिशन डालिए, अपना केस डालिए, और अपने पीएमआर की नई परिभाषा बताइए गवर्नमेंट को कि हमने ऐसा कुछ नहीं किया। और जब हम बाहर आए हैं तो हम सेना के मुख्यालय से सैंक्शन होने के बाद में हम अपनी उस परिस्थिति से बाहर आए हैं। लेकिन हम पहले हम बाहर नहीं है, हम कोई वो नहीं मांग रहे, आपसे भीख नहीं मांग रहे, अपना हक ही मांग रहे हैं। तो उसको बाहर करना बहुत ही नाजायज है, गलत है। उसको भी एनोमली, सबसे बड़ी एनोमली है, और बहुत भारी संख्या में 14 के बाद वालों को नहीं दोगे तो उससे पहले वालों को क्यों दे रहे हो? फिर उनको भी करो बंद, पता चल जाएगा आपको। क्योंकि हमारे वाले तो बाहर नहीं आएंगे जब तक उनकी बंद नहीं होगी। हमारे वाले बाहर तब आ सकते हैं जब अकाउंट के अंदर 1 रुपया नहीं आएगा, बोलेगा पेमेंट बंद हो गई, आपकी पेंशन बंद हो गई है। तो हमारा वाला बंदा मर भी गया ना तो वो अपने घर नहीं आएगा, सीधा शमशान घाट से बैंक काउंटर पे पहुंचेगा, बोले भाई मेरी घरवाली को पूरी पेंशन क्यों नहीं मिल रही है? क्योंकि वो चला गया, फिर भी आ जाएगा। कब आएगा? जब आप ये बोलोगे कि आपकी पेंशन बंद हो गई, आपकी घरवाली की पेंशन बंद होगी, नहीं मिलेगी, तो वो मुर्दा भी जिंदा होके आ जाएगा। तो ये थी हमारी छठी है। 7वीं, एयरफोर्स का बड़ा गजब का आपने निकाला, वो भी तो सैनिक है, आज एयरमैन है। उसका बॉन्ड जो है, टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट का जो बॉन्ड जो है, बॉन्ड तो अंदर वो 20 साल नौकरी के लिए मतलब एलिजिबल है, एलिजिबल नहीं कि कंपलसरी है। अगर वो 20 साल से पहले जाता है तो वो प्रीमेचर कहलाता है। पहले ये लोग 14-15 साल में इनको प्रीमेचर भेज भी देते थे, बाद में ये हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में गए जवान, और जवान वहाँ से 15 साल की उनकी अपनी पेंशन करनी पड़ी। फिर इन्होंने बाद में एयरफोर्स ने अपनी पेंशन रेगुलेशन के अंदर 20 साल का बॉन्ड बनाया। अब 20 साल का बॉन्ड है तो 20 साल इनके एक सिपाही रैंक का बात कर रहा हूँ, एयरफोर्स का सिपाही रैंक 20 साल नौकरी कर रहा है, और उसका टर्म्स एंगेजमेंट 98 में क्या दे रहे हैं? 15 से 17। अब अगर 20 साल नौकरी की है तो इसको 17 साल की पेंशन मिलेगी। ले आए ना वापस आप। तो ये इसके साथ बड़ा वो किया आपने। अब जो ऑनरी फ्लाइट लेफ्टिनेंट था 2019 के अंदर निकला था, उसको टर्म्स एंगेजमेंट में आप 30 साल में था अपना फ्लाइंग ऑफिसर का, और
आपका सर्कुलर नंबर अपना 555 का जो टर्म्स एंगेजमेंट था उसको रेफरेंस देके जब हमने पिटीशन डाली थ्रू डिपार्टमेंट चैनल, तो आपने सर्कुलर नंबर 625 निकाल के उनको 33 साल किए। अभी तीसरे में आपने उनको 33 काउंट किया। तो जब उनको 33 काउंट किया तो फिर सुबेदार मेजर ऑनरी लेफ्टिनेंट को आपने वापस 30 में क्यों लेके आ गए? नेवी के सारे रैंक जितने भी सिपाही से लेके और पूरे के पूरे आप ऑनरी लेफ्टिनेंट कैप्टन तक 28 से 30 एक ही आपने टर्म्स एंगेजमेंट दे दिया। तीसरी बात साहब, आपने 2000 बाद में ओआरपी दी है, तो आप विथ इफेक्ट फ्रॉम जो बात करनी 2014 के बाद की कीजिए। आपने उठा के 24 साल पहले का वो लाके ये फर्रा इसमें क्यों घुसा दिया भाई? क्या गुनाह था? वो 24 साल पहले का आपने ये क्लाउज इसमें क्यों घुसाया? क्योंकि आपको देना नहीं है। नहीं देने वाला कौन सा क्लाउज हो सकता है? वो क्लाउज ढूंढते हैं तुम्हारे बाबू, तुम जो ये बैठे हुए काले अंग्रेज, इनको सब पता है। और जब ऑन सर्विस हम थे, ड्राफ्ट बनता था, अरे तू बना के ले आ। हमारे ड्राफ्ट कोई 3 बार काटेंगे, उसके बाद में साइन करके भेज देंगे। आगे नाम किसका होगा? साहब का होगा। ड्राफ्ट किसने बनाया? मैंने। ये इनकी ज्यादा औकात नहीं है, +2 करके ही आते हैं, ज्यादा कोई हो जो है वो नहीं है। बस आपस में मतलब इंटरेक्शन करते 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 इंग्लिश बोलना शुरू हो जाते हैं। बाकी इनकी ड्राफ्टिंग हमने अच्छी तरह से देखी हुई है। तो ये हमारी सब एयरफोर्स के सिपाही के साथ में आपने ये किया है कि नौकरी 20 साल करवाई और उसको है जो टर्म्स एंगेजमेंट के हिसाब से आप 17 साल की पेंशन दे रहे हो। ऐसा ही आप ऑनरी फ्लाइट लेफ्टिनेंट के साथ किया था। ऐसा आपने सुबेदार मेजर ऑनरी लेफ्टिनेंट जिसको 34 साल तक नौकरी करवा दी और 30 साल में ले आए। ये क्या है? ये बराबरी है? चलो भाई, ये मेरा 9वां हो गया। 10वां, रिजर्विस्ट को कोर्ट ने आदेश दे दिया कि आपको 1 रुपए के 3 हिस्से जो सिपाही की पेंशन है वो देनी है सरकार को। तो सुप्रीम कोर्ट का आदेश आप नहीं मान रहे हो, और वो बच्चे कितने 4-5, मैंने हर वीडियो के अंदर बोला है इस पॉइंट को, लेकिन आप नहीं सुनते हो। चलो मत सुनो, कोई बात नहीं, लेकिन इन बेचारों की आत्मा आपको बदुआ देगी। बदुआ जब लगेगी तो उसके बाद में आप भी पछताओगे। अब इनवैलिड जो आउट है उनका धीरे धीरे सफा किए जा रहे हो। इनवैलिड आउट जो 1 साल में 20 पैसे बढ़ा और 5 साल में 1 रुपया बढ़ गया, तो ये कौन सा इंसाफ है भाई? कौन सा इंसाफ है? इसलिए मेरा कहने का मतलब है दोस्तों, अब जो आपके पास में स्पर्श से 10 साल के, क्योंकि अब ये फ्लॉप हो गए ना, तो अभी वीडियो तो वो बना रहे हैं, वेबसाइटों पे अफसर आ रहे हैं। अब स्पर्श ने भी एक प्रोग्राम शुरू कर दिया कि आपको बहुत ही अच्छे मतलब फूलों वाला मैसेज भेज रहे हैं, जो 10 साल आपका जो 3 OROP का मतलब वो आपको क्या बोलते हैं, बधाई के लिए। आप वो बधाई स्वीकार मत करो। जैसे आपको आया है उसके अंदर दबाओगे तो उसमें आएगा रिप्लाई का ऑप्शन। उस रिप्लाई के अंदर भाइयों ये मैंने 11 पॉइंट बताए हैं, 11 पॉइंट ही आप उसमें डाल दो शॉर्टकट में। इतने पढ़े लिखो तो आप अभी तो हो ना यार। अभी तो बहुत लोग हैं जो ग्रेजुएट है, इंग्लिश जानते हैं, सब कुछ जानते हैं, हर आदमी। अब मैं ये बोल रहा हूं कि आपने 5 आदमी बुलाए हैं, हवलदार, नायक, लेस नायक और 2 सिपाही, जिनको ज्यादा मिला है, तो आप 5 आदमी उनको भी बुला लेते ना, जिनको कुछ नहीं मिला, पता चल जाता आपको। लेकिन आप ऐसा नहीं करोगे। इसलिए मैं बाकी सबको बोल रहा हूं कि जिसको भी मैसेज आए स्पर्श का, स्पर्श को वापस लिखो मुझे नहीं मिला, या मुझे नहीं मिला तो इस हिसाब से नहीं मिला। आप अपना उस जवाब का वापस रिप्लाई में डालिए, ताकि वो रिप्लाई इंडीड जहां से आया उसी को जाएगा। रिप्लाई का ऑप्शन दबाइए, रिप्लाई कीजिए उसको, उसी मैसेज को तुरंत रिप्लाई। ये हमने काले दिवस की तरह ही हमने ये अभियान चलाना पड़ेगा। कोई संगठन अभी हमारे आगे आने वाला नहीं है। वो मुझे नहीं लग रहा कि कोई संगठन आगे आके आपके लिए आंदोलन करेगा। वो मुझे लग रहा है कि वो अभी जैसा है, मुझे कुछ पता नहीं, ना मेरी किसी से बात हो पा रही है और ना मैं कर रहा हूँ।
क्यों नहीं कर रहा हूँ कि मुझे लगता नहीं है कि ऐसा कुछ हो सकता है, ठीक है ना। और इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि हम अगर ये एक हमारी तरफ से एक अभियान छेड़ दे कि हम अपन इस रिप्लाई का, जिसको भी ये मैसेज आया उसकी रिप्लाई वापस दे, मुझे नहीं मिला। जिसको नहीं मिला वो तो लिखो ही कि मुझे कुछ नहीं मिला है। जैसे मैं 5 साल में, अगर मैं कैप्टन था तो 5 साल में मेरी जो पेमेंट थी, तो जो एक्टिव पेमेंट था उस कैप्टन के 5 साल बढ़ा ही नहीं। 5 या 15 साल उसका 15% उसका इंक्रीमेंट बढ़ा है। तो यार मेरे को उसका आधा तो दे दो, मिनिमम का, एवरेज का दे दो, एवरेज तो दे दो कम से कम। 0 दोगे आप, नहीं बढ़ेगी। तो ये जो कुछ किया है, और एक ब्रिगेडियर साहब ने, लेफ्टिनेंट जनरल साहब तो चिल्ला चिल्ला के बोल रहे हैं, राज्यसभा के मेंबर बोले मैंने तो नौकरी में इतनी पेमेंट नहीं देखी जितनी पेमेंट मैंने पेंशन में देख दी। बेचारा खुश नसीब है, इसलिए बोला कि मैं तो भाई चाहे कुछ ही बोलो, मैं तो इस सरकार को पूछूंगा जब तक मैं आखिरी सांस नहीं लूंगा। मेरे लिए ये सरकार भगवान है और भगवान का मंदिर है, यही अयोध्या है, यही सब कुछ है। इसलिए मैं वीडियो को आगे लंबा न करते हुए आपको आगे ये 2 क्लिप डाल रहा हूँ। ये क्लिप डाल रहा हूँ वो मेजर जनरल साहब की, जो मतलब बोल रहे हैं कि सब कुछ ठीक मिला है, वो 19 में रिटायर्ड हुए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बाकी जो कुछ भी हो रहा है ये गलत हो रहा है। एनी हाउ, थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। साथियों ये एक मेजर जनरल साहब है जो कि सेंचुरी डिफेंस अकादमी चलाते हैं, और 5,07,000 इनके व्यूवर्स भी है, और इन्होंने 10 साल की OROP की शुभकामनाएं दी है। और ये 19 साल में रिटायर हुए हैं, और जब रिटायर हुए थे तो इनकी जो रैंक थी वो मेजर जनरल थी, लेकिन वो बोलते हैं कि मेरी ब्रिगेडियर से कम पेमेंट थी। क्यों थी उसका कारण वो बताना नहीं चाहते हैं। और इन्होंने बोला है कि OROP बहुत अच्छी मिली है और इसमें कोई कमी नहीं है, कुछ भी नहीं है, बल्ला 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 जो भी है। अब मैं भी, अगर मेरा वीडियो इन तक पहुँचे कैसे कि मैं भी कुछ इनसे सवाल पूछना चाहता हूँ। तो अगर किसी भाई के पास में अगर ये सेंचुरी डिफेंस अकादमी का फ़ोन नंबर हो तो मुझे दें, ताकि मैं इन साहब को एक वीडियो भेजूं, ताकि जिससे ये भी अपना एनालाइज कर ले कि OR JCO सबके साथ क्या हुआ है। जय हिंद, जय भारत।